हेलो माय डियर ईगल्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और हमेशा की तरह आकाश की ऊंचाई को हमेशा छूते रहना और इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज प्रश्न नंबर 1.4 का 7वां क्वेश्चन, क्योंकि अपने कल तक क्वेश्चन 6 तक अपने कंप्लीट कर लिया था। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। और जैसा आपको पता है कि मैं आपको पूरी की पूरी इलेवन 12th की मैथ पढ़ाने वाला हूं। आपको पर्सनली वाइज में हर एक एक क्वेश्चन और हर एक एक उदाहरण कराने वाला हूं। सिंगल क्वेश्चन व सिंगल उदाहरण भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है अपन को, यदि ए दे रखा है ये और बी सी डी, मतलब इसके अंदर अपन को ए बी सी डी चार समुच्चय दे रखे हैं और बोला है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए और इनको अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो पहला क्या बोला है इसके अंदर, ध्यान से देखो। अक्ष सब्जेक्ट अक्ष एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या को अपने इसको रोस्ट रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 और डैश डैश अनंत। ठीक है, यानी प्राकृत संख्या 1 से अनंत अनंत तक जाती है, हमको पता ही है। और अक्ष एक संप्राकृत संख्या है, ये संप्राकृत संख्या हो जाएगी 2 4 6 8 और 10 और अनंत तक जाएंगे। ठीक है, लिख दो इसको। सी अपना अक्ष एक विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 और अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अब डी में आ जाओ। अक्ष एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या हो गई आपकी 2 3 5 7 11 13 17, मतलब ये ऐसी संख्या है जो किसी भी विभाजित नहीं होती है। वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब अपन ने मतलब कि चारों समुच्चय को रोस्टर रूप में लिख लिया है। अब अपन को इसमें बिल्कुल भी जोर नहीं आने वाला है। वैसे तो ये बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने क्या बोला है आपको, मैं आपको हर एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो जब भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं तो आप वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों का हल निकाला करो, उसके बाद आपके आंसर मैच किया करो आप। ठीक है, जिससे आपका नॉलेज डेवलप होगा। ओके, देखो ए इंटरसेक्शन बी। अब ए और बी में उपनिष्ठ देखो, ये तो रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, इस इन दोनों में उपनिष्ठ देखो। ठीक है, तो देखो मतलब ये है आपकी सभी प्राकृत संख्याएं और ये है आपकी समप्राकृत संख्याएं। ठीक है, तो ये समप्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याओं में से ही निकली है। ठीक है, यानी कि 2 4 6 8 10 जितने भी आपकी समप्राकृत संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याओं में मिल जाएगी, मतलब कि इसके सभी अवयव ए में विद्यमान हैं। तो ये मतलब बी पूरा का पूरा उपनिष्ठ बन जाएगा। ठीक है, ओके, बिल्कुल जी है ना। तो लिख दो पूरा का पूरा बी लिख दो, मतलब कि 2 4 6 8 और 10 जो भी है पूरे के पूरे लिख दो। तो 2 4 6 8 10। ओके, बी में आ जाओ एंड सेकंड में आ जाओ, सॉरी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन अवयव। ए क्या है? पूरी की पूरा प्राकृत संख्या है और ये क्या है? विषम प्राकृत संख्या है, मतलब विषम प्राकृत संख्या भी पूरी की पूरी इसमें से निकली है। ये प्राकृत संख्याओं में से निकली हुई है, आपको पता ही है। ठीक है, मतलब कि विषम प्राकृत संख्याओं में जितने भी अवयव होंगे वो प्राकृत संख्याओं में मेल खा जाएंगे, यानी मिल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो मतलब कि सी समुच्चय ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है ए के अंदर, तो सी पूरा का पूरा कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो लिख दो 1 3 5 7 9 11 और अनंत तक। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी। अब ये रहा आपका डी, ये रहा ए। ए क्या है? प्राकृत संख्या पूरी की पूरी, और ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, पूरी की पूरी अभाज्य संख्या किस में आ जाएंगी? प्राकृत संख्याओं में आ जाएंगी। तो ये मतलब कि ये अवयव पूरे के पूरे अपन को ए में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे कॉमन हो गए ना, नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है। तो इसको ऐसा कैसे रख दो डी को। ठीक है, ये इंटरसेक्शन में आ जाएगी। इतना तो आप समझते हो, अपन इतनी बार इतनी क्वेश्चन कर लिया है। यहां तक आओगे बिल्कुल समझ में आया। वैसे सारे फर्जी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन देखो, बी और सी में कॉमन, बी और सी में कॉमन क्या है? यानी कि ये तो आपकी समप्राकृत संख्या और ये है आपकी विषमप्राकृत संख्या। देखो समप्राकृत संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, और विषमप्राकृत संख्या वे होती है जिनमें 2 का भाग ना जाए।
मतलब कि इन बी इंटरसेक्शन सी में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी बराबर 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी, अब बी और डी के देखो ये क्या है, सप्राकार संख्या है सारी की सारी, ठीक है। इसके अंदर एक अभाज्य संख्या यानी कि पूरी की पूरी अभाज्य संख्या आ गई इसके अंदर, ठीक है। अब अपन को पता है केवल और केवल एक अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम हो, ठीक है। यानी कि एक अवयव 2 ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन है, तो लिख दो इसको, नॉर्मल सी बात है। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन x एक विषम प्राकार संख्या है और एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। देखो मतलब कि सभी की सभी मतलब कि जो आपकी अभाज्य संख्याएं है ना वो विषम संख्याओं में आ जाएंगी, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो इस विषम संख्या में मेल नहीं खाएगा, ठीक है। ये है मामला इसका, और एक भी नहीं खाएगा। तो देखो मैं कहना ये चाह रहा हूं, यदि ये डी समुच्चय है, यदि इसमें 2 निकाल दिया जाए, एक बात की समझ लेना, इसमें 2 निकाल दो आप, इसमें 3 5 7 11 13 17 जो भी हैं वो सारे के सारे विषम संख्याएं हैं। मतलब कि जो भी ये अभाज्य संख्या है पूरी की पूरी, मतलब कि 2 के अलावा जो भी अब अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, विषम होगी। तो ये अभाज्य संख्याएं पूरी की पूरी इसमें आ जाएंगी, विषम प्राकार संख्या में आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है। सी इंटरसेक्शन डी, ये तो निकालना आपको, ये समुच्चय और ये समुच्चय अपन को देखना है। मतलब कि डी में केवल 2 नहीं है, ये 2 नहीं आएगा और सभी संख्याएं आ जाएगी, ठीक है, इसके कॉमन पार्ट में। यही तो है वाला, यानी अभाज्य संख्या पूरी की पूरी विषम हो जाएगी और इसमें मेल खा जाएगी विषम संख्याओं में, बस 2 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो अपन को इसको कैसे लिखेंगे, इसको 2 को छोड़ दो तो 3 5 7 11 13 17 जो भी है। एक और इसको लिखने का तरीका क्या है कि अपन ऐसे बोल दें इसको, ऐसे कि डी समुच्चय तो पूरा का पूरा ले लो और इसमें से एक अवयव घटा दो, यानी कि डी तो अपने पूरा का पूरा ले लिया लेकिन 2 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, डी पूरा का पूरा ले लो, ठीक है, डी पूरा का पूरा ले लो लेकिन इसमें एक अवयव नहीं होना चाहिए 2, ठीक है। ये आपको बात बिल्कुल समझ में आई आपकी, बिल्कुल इजी है। और देखो यदि आपकी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया ना तो आप टेंशन मत करना, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूं। बस आप तो थोड़ा सा एक वीडियो को एक बार थोड़ा सा पीछे जाकर देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो अपन इसको कभी भी ऐसा नहीं लिखेंगे d-2, ये लिखना गलत है। क्यों गलत है, d तो एक समुच्चय है यहाँ पे और 2 क्या है, एक अवयव। हमेशा ध्यान रखना समुच्चय माइनस समुच्चय ही होता है, न कि समुच्चय माइनस अवयव। चाहे क्या हो गया समुच्चय माइनस अवयव, तो ये लिखना गलत है, ठीक है। ये मामला है इसका। तो ये देखो एक बार इसको, हाँ जी, आशा करता हूं कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या बोला है अपन को, निम्नलिखित समुच्चय युग्म में से कौन से युग्म असंयुक्त है। तो अपन को पहले तो ये देखना है कि इस असंयुक्त का अर्थ क्या होता है, इसके मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे बता देता हूं, यहीं से अपन को जगह मिल जाएगी। असंयुक्त, असंयुक्त होगा यदि, ठीक है, यदि असंयुक्त होगा यदि मतलब कि इसके अंदर कोई 2 समुच्चय होंगे, ए और बी ले लिया तो इनका इंटरसेक्शन 5 आना चाहिए, मतलब कि इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। और अपन को ये बोल दें असंयुक्त नहीं होगा यदि, असंयुक्त नहीं हो तो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर नॉट इक्वल टू 5, यानी कि 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर पहले भी देखो, इसको माना ए अवयव, ए समुच्चय तो इसको माना, ठीक है, समझने के लिए। अक्ष एक प्राकार संख्या है और अक्ष का मान 4 से 6 के बीच में, तो इसका रोस्ट रूप क्या बनेगा, यदि इसको समुच्चय बी मान ले तो तुरंत ही मान लो समुच्चय बी, तो क्या बनेगा इसका रोस्ट रूप, यानी कि
x का मान 4 से 6 तक है और 4 और 6 भी शामिल है, तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 ये तीन संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इनको अपन को एसिड है या नहीं है ये अपन को दिखाना है, तो ये इसका हल ही है। माना a इंटरसेक्शन b बराबर क्या रहे, इस इन दोनों में कॉमन क्या है? 4, 4 मतलब एक अवयव ऐसा है 4 जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अपन को एक बात यहां से समझ में आती है, क्योंकि a इंटरसेक्शन b बराबर नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यानी ये खाली नहीं है, एक अवयव उपस्थित आ रहा है इसके अंदर, तो a इंटरसेक्शन b बराबर नॉट इक्वल टू 5 होगा, 5 है। ठीक है, जिस कारण ये असंयुक्त नहीं है, तो ये असंयुक्त नहीं में आ गया। ठीक है, सेकंड को देखो, ए ई आई ओ यू तथा सी डी ई एफ, इसको ए समुच्चय माना, इसको बी समुच्चय माना। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो इनमें, ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका हल है। कॉमन क्या है इसके अंदर? ए नहीं है, ई, हाँ ई है, ये रहा ई, और क्या है? बस ई है मात्र। ठीक है, तो एक बात है ऐसे समझ में आती है अपन को कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर नॉट इक्वल टू 5, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 बराबर नहीं है। ठीक है, तो असंयुक्त नहीं है, तो ये युग्म भी असंयुक्त नहीं है, तो ये भी नहीं होगा असंयुक्त। अक्ष सच दैट एक समपूर्णांक है और अक्ष एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको देखना है अपन को। अक्ष एक समपूर्णांक आ रहा है, तो समपूर्णांक क्या आ जाए, जिसके इसको अपन समुच्चय ए मानते हुए चल रहे हैं, तो इसको लिख दो पहले। तो समपूर्णांक में आ जाएगा 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस अनंत, और ये क्या आ जाएगा? विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक माना b, तो विषम पूर्णांक में आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 और अनंत तक। अब आप सोच के देखो, क्या a इंटरसेक्शन b 5 होगा? मतलब कि a इंटरसेक्शन b में कोई अवयव कॉमन होगा? तो देखो, ये तो आपका संपूर्णांक है, ये आपका विषम पूर्णांक। ठीक है, तो ये इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं होगा। ठीक है, आपको पता ही है कि सम पूर्णांक कौन से होंगे जिसमें 2 का भाग जाएगा, विषम पूर्णांक वो होंगे जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, जो 2 से विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो, तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे 5। यदि a इंटरसेक्शन b बराबर 5 है तो युग्म असंयुक्त है। ये आपका मतलब कि आपका तीसरा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें युग्म असंयुक्त आ रहा है। ठीक है, और आप एक इस बात को आप नोट बना के लिख लेना कि असंयुक्त होगा यदि a इंटरसेक्शन b बराबर 5 होगा, असंयुक्त नहीं होगा यदि a इंटरसेक्शन b बराबर नॉट इक्वल टू 5। ओके, और आज ये अपना धमाकेदार क्वेश्चन है आज का, और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आने के इसके बहुत चांस होते हैं। और अब प्रश्नावली 1.4 से आप ऐसे समझ लेना कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब प्रश्नावली 1.3 तक तो छोटे छोटे क्वेश्चन चलते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन चलते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, देखो, यदि ए दे रखा है बी और सी और डी, चार समुच्चय दे रखे हैं, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। मतलब ये अपन को माइनस वाला पार्ट आ गया। ठीक है, इसको लोग क्या समझते हैं? खतरनाक समझते हैं, लेकिन आज को मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा जिससे आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। देखिए क्या बोला है इसके अंदर, a माइनस बी। अपना जो पहला तरीका इसको वो तो ये है कि a और b है, तो a और b दो समुच्चय हैं, तो दोनों समुच्चय में उपरिष्ठ पार्ट a में से घटा दो, और क्या हो जाएगा? a माइनस बी। तो पहले तो इसको लिखो आप, तो उपरिष्ठ पार्ट a और b में देखो, a और b में है आपके 4 8 12 या 12 है उपरिष्ठ, इसमें एक 12 ही है। तो a और b में एक ऐसा
एक अवयव ऐसा है, शायद 12 ही है, 6 भी नहीं है, 8 नहीं है, 12 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, ठीक है। मतलब एक 12 अवयव ऐसा है जो कि कॉमन है a माइनस बी में, ठीक है। तो ये कॉमन अवयव किस में कटेगा, a में से कटेगा। तो लिख दो a को पूरा का पूरा दे सकता है साहब, 3 6 9 15 18 21, ठीक है। अब बोलो सर अपना उत्तर का बता दो, ऐसे कि मैं ऐसे कर दूं कि अपन माइनस को एक बार तलाक बोल लो, ऐसे ए तलाक दे दिया बी को, जब तलाक देगा तो ये बी बोलेगा ला भाई अपना जो सिर का सामान है वो मेरे को दे दे, यानी कि मेरा सिर का सामान मेरे को दे दे। तो इनका सिर का सामान क्या हो गया यहाँ पे, इनका जो कॉमन अवयव हो गया वो इनका सिर का सामान हो गया, ठीक है। तो बी बोल रहा है कि जो अपने जो सिर का सामान है, जो यहाँ पे 12 12 क्या हो गया, ये दोनों ही कॉमन आ गया, ये इनका सिर का मामला हो गया, तो भाई ये मेरे को दे दे वापस। तो बी ने बोला ले पकड़, तो ए ने इसको 12 पकड़ा लिया और अपना पूरा का पूरा हिसाब अपने रख लिया, ठीक है। अब देखो इसमें अपन a माइनस बी और b माइनस ए एक साथ कर देते हैं, जैसे यहाँ पे चौथा देखो एक बार b माइनस ए। अब देखो माइनस का मतलब एक बार रख लिया, तलाक समझ लेना, तलाक, ठीक है। अब b तलाक दे रहा है a को, तो a क्या बोल रहा है, ले भाई जो अपना सिर का सामान है वो मेरे को दे दे मेरा। तो देखो अब सिर का सामान क्या है इनमें, वही 12, ठीक है। तो बी ने इसको पकड़ लिया, पकड़ तेरा सिर का सामान, तो सिर का सामान 12 है और बी के पास जो अवयव बचे वो लिख दो, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए था, ये एक आसान तरीका है जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा इससे। तो इसमें बच जाएंगे 4 8 16 और 20, तो 4 8 16 20, ठीक है। ये मामला है इसका। अब चलो a माइनस सी, अब a और c में कॉमन अवयव देख लो, एक तो 6 है, अच्छा एक 12 है, अच्छा और देखो 10 भी नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। मतलब कि a और c में आराम से देख लेना, a और c में दो अवयव ऐसे हैं 6 और 12 जो दोनों भी कॉमन है, ठीक है। तो अपन को यही बताए कि a और c में कॉमन अवयव देख लो और पहले वाले इसमें घटा दो, ये तरीका बेस्ट है अपना। तो a में से घटा दो, तो 3 9 15 18 और 21, ये होएगा जाएंगे इसके अंदर। अब c माइनस ए है, हाँ तो इस पांच वाले को देखो पहले, ठीक है। तो अब c में से c और a में c और a के जो कॉमन अवयव है वो c में से घटाने हैं अपन पहले वाले में से, तो 6 और 12 घटा दो सिर्फ में और c को ऐसा करके रख दो, तो 2 4 8 10 14 और 16, ठीक है। ये 4 आपके समझ में नहीं आया तो मैं वापस लिख देता हूं इसको, ये 4 है, ठीक है। अब देखो a माइनस d अपन को देखना है, यानी कि a और d के पहले a माइनस d मतलब और पता है कि a और d में पहले कॉमन अवयव देखो तो पहले वाले में घटा दो, डायरेक्ट बात है। तो a और d में देखो, a और d में कॉमन देखो 5 नहीं है, 10 भी नहीं है, 15 हाँ एक अवयव है 15, 20 भी नहीं है, मतलब कि इसमें एक दोनों में एक अवयव 15 जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो a में से घटा दो इसको, तो a के सारे अवयव लिख दो, 3 6 9 12 18 और 21, ठीक है। अब d माइनस a कर दो, मतलब d में से कॉमन अवयव उठा दो, 15 5 10 और 20, 5 10 और 20, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। अब देखो b माइनस सी, ठीक है। अब देखो b माइनस सी मतलब b और c के जो कॉमन अवयव वो b में से हटा दो, ठीक है। तो देखो b और c में कॉमन अवयव 4 दोनों में कॉमन है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, ये अवयव कॉमन है, मतलब कि 4 8 12 और 16 ये 4 अवयव कॉमन है। तो b माइनस सी तो कॉमन अवयव किसमें से हटेगा, b में से,
तो इसमें बता मात्रा मात्रा 20। ठीक है, अब देख लो c माइनस बी, ये भी साथ के साथ देख लो। ध्यान रखना ये तरीका है करने का। जैसे b माइनस सी देख लिया, तो अपन को पता है यदि c माइनस बी भी मिल जाए तो दोनों का कॉमन अवयव अपने देख लिया, फिर वो c में से घटा देंगे कॉमन अवयव। तो देखो हाँ ये रहा c माइनस बी, तो अब कॉमन अवयव किस में से घटेगा, c में से घटेगा, तो c को देख लो, तो c को लिख दो, बचे हुए अवयव 2 6 10 और 14। ठीक है, अब लिख दो b माइनस डी। अब b माइनस डी देखो, को मिटा देता हूं एक बार, कंफ्यूजन हो जाएंगे अपन। अब देखो b और d में मतलब कि पहले तो मैं बता देता हूं कि b और d में कॉमन अवयव देखें और b में से घटा देंगे। ठीक है, फिर है आपका d माइनस b, अब d में से कॉमन अवयव घटा देंगे दोनों में से। ठीक है, तो कॉमन अवयव देखो दोनों में, कॉमन अवयव देखो 4 8, इसमें 5 5 नहीं है, 10 10 भी नहीं है, 15 15 नहीं है, 20 भी नहीं है। मतलब कि कॉमन अवयव b और d में कोई भी कॉमन अवयव नहीं है, तो अब सर क्या करें? अपन कुछ नहीं करना है कि b में से कॉमन अवयव घटाना है। यदि दोनों में कॉमन अवयव है नहीं तो b ऐसा कैसा लिख दो फिर, तो b ऐसा कैसा आ जाएगा सर, 4 8 12 16 और 20। ठीक है, ये इसका मामला तो सही लिख देता हूं। अब d माइनस b भी देखो, तो d और b में कोई भी कॉमन नहीं है, तो d में से घटा दो कॉमन अवयव, तो कॉमन अवयव है नहीं तो अपन क्या घटाएंगे, कुछ नहीं घटाएंगे, तो d ऐसा कैसा आ जाएगा, तो d को लिख दे इसका 5 10 15 20, 5 10 15 और 20। ठीक है, अब c माइनस d, अब c और d में कॉमन अवयव देख लो। ठीक है, जो c में से घटाएंगे अपन, ओके c और d, हाँ c और d है 2 देखो 5 5 इसमें नहीं है, 10 10 है, एक अवयव हो गया 10 15 15 नहीं 20 20 नहीं, मतलब कि c और d में एक अवयव कॉमन है 10। ठीक है, तो कॉमन अवयव पहले वाले से घटा दो, यानी c में से कॉमन अवयव घटा दो और c को पूरा का पूरा ऐसा कैसा लिख दो, 2 4 6 8 2 4 6 8 और लिख दो 12 14 16 12 14 और 16। ठीक है, अब d में से घटा दो कॉमन अवयव, तो 10 कट जाएगा, मात्र यही है कॉमन, तो आ जाएगा 5 15 और 20, 5 15 और 20। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था, वैसे कोई मामला नहीं है इसमें, ऐसे कोई न समझे तो समझाने के लिए था, वैसे इसमें समझाने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो इसको एक बार, आशा करता हूं कि मैंने आपको जो माइनस वाला पार्ट समझाया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत रहती है और ये एग्जाम में भी खूब आता है, तो इसको क्लियर कर लेना आप, ये एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है अपन को, यदि x बराबर दे रखा है ये y, तो रिजल्ट को ज्ञात कीजिए, x माइनस y, y माइनस x इंटरसेक्शन y। वाह यार, कितना फर्जी क्वेश्चन है, इसको आप चुटकियों में निपटा दोगे, चुटकियों में निपटा दो एक बार। अब मैं करता हूं, ठीक है, x माइनस y, ठीक है, यानी x और y दोनों में कॉमन अवयव घटा दो, सॉरी, यानी x माइनस y, x और y में कॉमन अवयव देखो, वो x पहले वाले से घटा दो, यानी x में से घटा दो। ठीक है, तो x y में कॉमन अवयव देखो, एक तो b है d है, b और d। ठीक है, तो x में से घटा दो a और d, y माइनस x, y में से b और d घटा दो h। ओके, x इंटरसेक्शन y दोनों में कॉमन b और d। ये चुटकी में क्वेश्चन खत्म कर देगा आप। अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ताकतवर बनाओ। ठीक है, वो बनेगी प्रैक्टिस से, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होगी। ये मत देखो ये क्वेश्चन इजी है या हार्ड है, बस ये देखो अपन क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि इजी क्वेश्चन तो नहीं करते हैं, वो हार्ड करने की कोशिश करते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन उनको नहीं आता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। लेकिन मैं आपको एक सीख देता हूं कि आपके जितने भी आप, जैसे एक अध्याय में आपके 10 क्वेश्चन है,
तो उसमें 5 इजी है, 5 हार्ड है। तो पहले आप इजी इजी क्वेश्चनों को कीजिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर आप हार्ड को कीजिए, तो आप हार्ड क्वेश्चन को भी तुरंत चुटकी में निपटा दोगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस इंसान का सब कुछ होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें अंदर, तो अब हमने क्वेश्चन फिनिश कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं के समुच्चय है तो r माइनस q ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वो तो अपन को पता ही है, और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो r माइनस q होगा। ठीक है, अपन को पता है कि r ऐसी संख्या है जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं विद्यमान होती हैं। ठीक है, तो लिखो इसको एक बार, ये इसका हल ही है भाई, हल में ही है। r क्या है, r में आती है आपकी परिमेय संख्या भी, और अपरिमेय संख्या भी आती है। ठीक है, यानी कि r में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं विद्यमान होती हैं। और इसने बोला है क्यों क्या है, तो यहाँ पे लिखो क्यों क्या दे रखा है आपको, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी अपन को जगह की कमी है। आप समझ जाना कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, समझ जाओगे आप? ओके, अब ये बिल्कुल देखने में तो इतना हार्ड लग रहा है, लेकिन है फर्जी क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या बोला है, r माइनस क्यू अपन को बताना है। सीधी सी बात है, जब r में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं और q दे रखा है अपन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, मतलब कि कौन सी संख्याएं बच जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, समझ गए आप? यदि r में, एक बार दोबारा सुन लो, यदि r में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं विद्यमान है और q अपन को दे रखा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो r माइनस q क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। वेरी इजी। ठीक है, यानी कि r में से क्या रखना है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो कौन सी संख्या बच जाएगी r में, अपरिमेय संख्या। ओके, तो r माइनस q क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा x का। इसको एक बार आप देख लेना, लिख लेना, पढ़ लेना। हाँ जी, अब अपना इसमें एक क्वेश्चन बच रहा है 12 का। ठीक है, वो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है। हाँ, एक बात हो, ये आपका क्वेश्चन 11 है ना, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि एग्जाम में हर साल आता है, एक साल छोड़ के एक साल तो आता ही है। ठीक है, अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। मतलब कि उन कथनों को बताना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो पहला देखो, 2 3 4 5 3 और 6 असंयुक्त है। ठीक है, यदि असंयुक्त है तो असंयुक्त की कंडीशन क्या है, यहाँ पे देख लो आप। असंयुक्त क्या होगा, यदि a इंटरसेक्शन b बराबर, सॉरी यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, a इंटरसेक्शन b बराबर यदि 5 है, ठीक है, तो वो समुच्चय कौन से होंगे, असंयुक्त होंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। ओके, तो देखो 2 3 4 5 3 और 6, ये माना ए समुच्चय है, ये माना बी समुच्चय है। ठीक है, तो मैं यहां से क्या करूं, यहां से बताओ मेरे को, ए इंटरसेक्शन बी पहले का, इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन है इसके अंदर 3, दोनों में 3 कॉमन है, देख लो आराम से। ठीक है, तो अपन को ये बात समझ में आती है कि यहां से कि a इंटरसेक्शन b बराबर नॉट इक्वल टू 5। ओके, तो ये कथन क्या है, अब देखो इसने क्या बोला है कि असंयुक्त है, यदि असंयुक्त होता तो a इंटरसेक्शन b बराबर क्या होता, 5 होता। तो ये कथन है सत्य है या असत्य है, ये कथन है असत्य है। ओके, चलो अगले में, इसमें दे रखा है, ये माना इसको, ये a है समुच्चय और ये b समुच्चय माना। ठीक है, अब मैं ये इक्वेट कर देता हूं इसको, तो इसका a इंटरसेक्शन b बताओ मेरे को, तो इसके अंदर एक अवयव है a
हाँ, इसमें एक ही हो गया ए, जो कि कॉमन है। तो मतलब कि वही बात, ए इंटरसेक्शन बी बराबर नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, अब ये बोल रहे कि असंयुक्त समुच्चय है ये, बल्कि अपन को प्राप्त है ये कि असंयुक्त ये नहीं है। ठीक है, तो ये कथन भी क्या होगा, असत्य हो जाएगा। ओके, तीसरे में चलो, 2 6 10 14 और 3 7 11 14 असंयुक्त है, इसको बताओ। ये ए माना, ये माना बी। अब लिखो ए इंटरसेक्शन बी आराम से। ओके, अब दोनों में कॉमन देखो आप, दो नहीं है, सही है। हाँ, इन दोनों समुच्चय में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो कॉमन है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और इसने बोला क्या है, असंयुक्त समुच्चय है, मतलब ये बात सही है। सही है तो इसको क्या बोलो, सत्य है। ये इसका हल भी लिख दो यार, आगे वैसे लिख देना, चलो कोई ना। हल तो नहीं लिखना है क्योंकि आपको वैसे ही बताना है, इसका तर्क ही बताना है। 2 6 10 तब 3 7 11 असंयुक्त समुच्चय हैं, ये अपन को बताना है। ठीक है, वही इसमें ए ले लिया, एक बी ले लिया। ओके, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो इसके अंदर। जब आपने ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं तो देखो इनमें को कॉमन है, 2 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो कोई अवयव कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 आ जाएगा तो कौन सा, ये कथन सत्य है, सत्य असंयुक्त समुच्चय है, बिल्कुल है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ओके, इसको देखो एक बार। हाँ जी, अपने आज प्रश्नावली 1.4 को बिल्कुल फिनिश कर दिया और क्वेश्चन 12 तक कर दिया। हाँ जी, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई है, इसलिए आपको क्या करना है, एक लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि हमारा पढ़ाना का तरीका आपको कैसा लगा। ठीक है, और आपको इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई इसका लाभ उठा पाए। और आपको पता ही है, मैं आपको पूरी की पूरी 11th 12th की मैथ पढ़ाने वाला हूं।